जय हिंद स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 4 from history. The topic is the Mughal Empire, the greatest empire, the Mughal Empire. तो स्टूडेंट, हिस्ट्री से हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, द मुग़ल अम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य। तो अम्पायर क्या होता है? एक साम्राज्य होता है, अर्थात इसमें डिफरेंट टाइप के रूलर्स की अलग अलग किंगडम्स होती थी। और डायनेस्टी क्या होती थी? डायनेस्टी एक ही वंश से चलने वाले, एक ही वंश से, एक ही जनरेशन से चलने वाला वंश कहलाता था डायनेस्टी। तो डायनेस्टी और एम्पायर में एक डिफरेंट अंतर होता है, एक बड़ा अंतर होता है। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मुग़ल अम्पायर्स ऑफ द रूलर्स, यानी कि हम जो मुग़ल साम्राज्य के जो रूलर्स रहे, जो पावरफुल 6 रूलर्स रहे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा 1526 से लेकर के 1707 तक चलता है। यानी कि जो रियल माना जाता है जो मुग़ल अम्पायर, जो इसके पावरफुल रूलर्स थे, वो हमारा 1526 से लेकर 1707 तक चलता है, जो कि लास्ट मुग़ल अम्पायर औरंगजेब था। स्टूडेंट, मुग़ल अम्पायर और आगे भी एक्सटेंड हुआ, और जो कि हमारे जब हमारे भारत में फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, तो तब तक भी हमारे इसका मुग़ल रूलर का शासक चलता रहा, लेकिन वो इतने पावरफुल और इतने शक्तिशाली नहीं थे जो कि उन्हें हमारे हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में उनके काउंट किया गया। तो इसलिए हमारे जो मुग़ल अम्पायर है, ये इसके जो पावरफुल 6 रूलर थे, उन्हीं को हमने इंडियन हिस्ट्री में इसमें लिया है फॉर स्टडी के लिए, जो कि ईयर 1526 से लेकर के 1707 तक का जो शासनकाल है। तो इन दी प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड हाउ द मुग़ल अम्पायर फाउंडेड इन इंडिया, कि भारत में जो मुग़ल साम्राज्य कैसी नींव रखी गई। तो बाबर फाउंडेड द ग्रेट अम्पायर इन इंडिया इन 1526। तो बाबर के द्वारा भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई 1526 ईस्वी को। और इस प्रकार के जो यहाँ के जो रूलर्स रहे, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, और उसके बाद जलालुद्दीन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जो कि हमारा लास्ट इस टॉपिक का जो लास्ट मुग़ल रूलर रहेगा, जो कि हमारा इसके बाद शाह आलम, जहांदार शाह, फारूक शियर, सफुद्दीन रजत, सैयद-उद-दौला, नेकुशियार, महमूद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, ये रूलर्स रहे, जो कि हमारे आफ्टर 1707 के बाद भी रूलर रहे, लेकिन ये इतने पावरफुल रूलर्स नहीं थे जो कि औरंगजेब का शासनकाल था। इसके बाद के जो रूलर्स रहे, ये इतने पावरफुल नहीं थे। तो इनके बारे में हम इतना नहीं डिस्कस करने वाले इन दिस टॉपिक में। इस चैप्टर में हम केवल जो है औरंगजेब तक ही का जो शासनकाल है, तब तक के लिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट मुग़ल अम्पायर इसको क्यों कहा जाता है भारत का? क्योंकि इसमें जो है हमारे 6 पावरफुल रूलर्स रहे, और इनकी जो है बहुत ज़्यादा जो इन्होंने भारत में जो कार्य किए, उसके लिए जो इंडियन हिस्ट्री है वो ऑलवेज रिमाइंड टू द मुग़ल अम्पायर। इसलिए भारत के जो रूलर्स हुए मुग़ल साम्राज्य के, उनको जो है भारतीय इतिहास इनको स्मरण रखता है, याद रखता है। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या स्टडी की थी स्टूडेंट? अबाउट द बाबर के साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था। दिस इज़ द रियल द मुग़ल अम्पायर की हमारा 1526 से लेकर 1858 तक चला, अर्थात मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक ये हमारा शासनकाल रहा। लेकिन हमने क्या लिया है, अभी 1707 तक का ही शासनकाल जो है मुग़ल अम्पायर का, हम वो स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद का जो शासनकाल है वो थोड़ा इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं था। इसके बारे में हम ज़्यादा आगे स्टडी अभी नहीं करेंगे। अभी आप लोगों को केवल 1526 से लेकर 1707 तक का ही स्टडी कराया जाएगा। तो इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, जैसा कि आप जानते हैं कि आई हैव एक्सप्लेन यू दैट बाबर केम फ्रॉम अफगान, काबुल से आया था। और बाबर जो 2 साइड से इसकी 2 लाइनेज थी, यानी कि एक मदर साइड और एक फादर साइड, यानी कि एक तरफ से मैटरनल साइड जो कि उसके नाना नानी का साइड था, रीजन था, और दूसरी उसकी पैटर्नल साइड यानी कि जो उसकी पैतृक साम्राज्य था। तो इस प्रकार से बाबर भारत में उसने रुख किया, जो कि
उस वक्त भारत में जो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के जो एक संरक्षक था बहलोल लोधी, जो उस वक्त लाहौर का उसने गवर्नर बना हुआ था इब्राहिम लोधी ने, उसने भारत की दिल्ली की सल्तनत पर बाबर को आमंत्रित किया यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो इस पर्पज़ से जो बाबर भारत में एंटर किया, और भारत में एंटर करने के बाद उसने जो दिल्ली का जो रूलर था इब्राहिम लोधी 1526 को पानीपत के युद्ध में उसको वहाँ पर डिफीट करने के बाद दिल्ली सल्तनत पर उसने कब्जा कर लिया। इस प्रकार से भारत में जो दिल्ली सल्तनत, जो कि लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का और लास्ट रूलर, इस प्रकार से उसका जो साम्राज्य था, उसकी जो डायनेस्टी थी वो एंडेड हो गई। और इस प्रकार से जो मुगल साम्राज्य है भारत में, उसकी एक फाउंडेशन यानी कि नींव रखी गई। इसके बाद बाबर ने जो भारत में 4 युद्ध लड़े, जो कि एक द्वितीय युद्ध जो राणा सांगा के बीच हुआ 1526 को, और तीसरा बाबर का जो युद्ध हुआ राजपूतों के साथ हुआ 1528 को, और फोर्थ जो हुआ घाघरा का युद्ध हुआ 1528 को ही हुआ। तो इस प्रकार से 4 इयर्स तक इसने स्ट्रगल किया, और इस प्रकार से पूरे भारत में लगभग जो हमारा मेजर पार्ट था भारत का, उस पर उसने बाबर ने जो कंट्रोल कर लिया। और इस प्रकार से बाबर वाज नॉट लिव लॉन्ग एंड डाइड इन 1530। इस प्रकार से केवल बाबर 4 इयर्स ही भारत पर रूल कर पाया, और इन 4 वर्ष में उसने अपना जो साम्राज्य था वो लार्ज स्केल पर एक्सटेंड कर दिया। बाबर ने इस टाइम में भारत में बहुत सारे हिस्टोरिकल कार्य भी किए, जैसे कि बाबरी मस्जिद, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है, बाबरी मस्जिद, जो कि अयोध्या में वहाँ पर उसने भगवान श्री राम का मंदिर जो था उसको तोड़वा करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। बाबरी मस्जिद को कंस्ट्रक्ट कराया, जो कि अभी भी हमारा वो विवाद का मुद्दा था, जो अब वो सॉल्व हो चुका है, जहाँ पर अब बाबरी मस्जिद के स्थान पर अब हमारा जो हिंदुओं की धार्मिक तीर्थ स्थल है भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर वहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। जहाँ पर कभी बाबर की जो बाबरी मस्जिद थी हुआ करती थी, अब वहाँ पर उसको हटा करके जो है वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण कराया जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी अचीवमेंट फॉर इंडियंस, कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मुगलों का जो शासन था मुस्लिमों का, उसको ख़त्म करने के बाद भारत में फिर से एक हिंदुओं की एक जो परंपरा जिसको कहा जाता है वो शुरुआत होती है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे, इन द प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी अबाउट ऑफ द बाबर के जो अंपायर था, बाबर का जो रूल्स था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड स्टूडेंट, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड रूलर ऑफ इस अंपायर। हम इस साम्राज्य का जो द्वितीय जो रूलर रहा, सम्राट रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हुमायूं जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। तो आफ्टर बाबर क्या था? बाबर एक बहुत, अभी हम और थोड़ा सी डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, बहुत सारा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि बाबर की अगर हम डिस्कस करें तो बहुत लंबा टॉपिक रहेगा बाबर के ऊपर। बाबर ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसको बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से जो है बाबर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो ये हमारा जो इस साम्राज्य का दूसरा रूलर रहा, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हुमायूं कौन था? हुमायूं यानी कि वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका नाम हुमायूं था। इसके नाम से ही जाना जाता है कि हुमायूं का जो मीनिंग निकलता है वो फॉर्चूनेट यानी कि भाग्य। तो हुमायूं का जो नाम था, इसका जो मीनिंग, जो अर्थ निकलता है वो फॉर्चून से निकलता है, यानी कि भाग्य। तो इसका जो नाम इससे जुड़ा हुआ है वह तो नहीं सिद्ध हो पाया, लेकिन इसकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भरी रही, क्योंकि इसके जो सगे भाई थे और इसके जो स्टेप ब्रदर थे, जो इसके सौतेले भाई थे, ये सदैव उसके सामने, और उसके जो सगे संबंधी थे वो सभी के सभी इसके साथ क्या करते थे? षड्यंत्र रचते रहते थे, और इसके साथ हमेशा विद्रोह जैसी स्थिति पैदा कर रखते थे, विरोध करते रहते थे इसका। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में जो है आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं असेंड द थ्रोन, यानी कि 1530 को हुमायूं गद्दी पर, सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के साम्राज्य पर बैठा, यानी कि 1530 को सिंहासन पर बैठा आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर। तो हुमायूं
बाबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर 1530 ईस्वी को बैठा, सी को बैठा, सेंचुरी ईस्वी को। तो इसके बाद हुमायूं ने बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जो सगे भाई थे और उसके सगे संबंधी थे जो भी थे, और उसके सौतेले भाई, सभी उसके साथ षड्यंत्र रचते रहते थे। तो हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट बट इट अपियर्स नेम डिड नॉट ब्रिंग हिम मच फॉर्चून। उसके लिए ज़्यादा इतना भाग्य तो साबित नहीं हो पाया उसके नाम से, लेकिन ही हैड फॉर मैनी डिफिकल्टीज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज रूल। जैसे ही उसका साम्राज्य शुरू हुआ, जैसे ही उसका शासन शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग से ही उसके सामने जो बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू हो गई। ही हैड टू स्पेल्स ऑफ हिज रीजन ऑन दिस अम्पायर। अब इसमें एक और विशेषता रहती है इसके साम्राज्य में, हुमायूं के, ये इसका जो शासन काल जो चलता है, इसका ये दो स्पेल में चलता है। यानी कि एक स्पेल जो चलता है, इस एक स्पेल का मतलब होता है एक बार जो स्टार्टिंग में चला इसका शासनकाल, उसमें फिर ब्रेक हो गया। ब्रेक क्या हुआ, उसके बीच में शेर शाह का शासन आ गया, तो वो लगभग 15 ईयर्स तक चला। तो इस बीच में 15 ईयर का जो है हुमायूं के शासनकाल में ब्रेक आ गया। तो ये कैसे हुआ, तो 1530 से लेकर के फर्स्ट स्पेल जो चलता है इसका, 1530 से लेकर के 1540 तक इसका फर्स्ट स्पेल रहा, पहला शासनकाल रहा। पहला राज्य जो इसने रूल किया दिल्ली पर, वो 1530 से लेकर के 1540 तक रहा। ओनली 10 ईयर्स तक ही यह शासन कर पाया फर्स्ट स्पेल में। फिर इसके बाद जो सेकंड इसका जो स्पेल रहा वो 1555 से लेकर के 1556 तक चला, यानी कि केवल एक ही वर्ष तक ही, बाद में ये दूसरे सेकंड स्पेल में केवल एक ही वर्ष अपना शासनकाल पूरा कर पाया। तो इस प्रकार से हुमायूं को अपने जीवन काल में प्रारंभ में ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अभी इस बीच में 15 वर्ष के लिए जो है अफगान का रूलर आ जाता है शेर शाह सूरी। अब ये कैसे एंटर करता है, 15 वर्ष तक भारत पर फिर से मुगलों का शासन खत्म हुआ और फिर से जो है दूसरा कोई रूलर आ जाता है, और फिर उसके बाद उसका पतन हो जाता है, और फिर से मुगल साम्राज्य फिर से री इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी पुणे से इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर से दोबारा से चलता है। कैसे चलता है, हिज ब्रदर जो है, इसके जो सगे संबंधी थे, जो भी से सारे उसके साथ हुमायूं के, वो क्या करते रहते थे, षड्यंत्र रचते रहते थे। और हिज ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर वर एक्सट्रीमली जीलियस एंड डिस्पाइज बीइंग ट्रीटेड वेल बाय हुमायूं, दे रिमेन हॉस्टाइल टुवार्ड्स हिम। यानी कि उसके जो सगे भाई थे और उसके सौतेले जो भाई थे, वो हमेशा उससे घृणा करते थे, उससे जलते थे, और उसके प्रति जो षड्यंत्र रचते रहते थे, और हमेशा उसका जो विरोध करते थे, उसकी तरफ उनका जो हमेशा विरोध रहता था। इन 1532 में क्या हुआ, यहाँ से इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है हुमायूं के शासनकाल का, 1532 क्या हुआ, हुमायूं अटैक्ड चुनरगढ़ जो कि बिहार में पड़ता है। शेर शाह प्लीडेड सबमिशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने हुमायूं ने चुनारगढ़ में जो कि बिहार में पड़ता है एट द प्रेजेंट टाइम, वहाँ पर अटैक कर दिया, जहाँ पर उस वक्त शेर शाह सूरी जो है आगे बढ़ा था भारत की ओर। तो इसने भारत की ओर जब बढ़ने के लिए इसको अटैक किया, तो शेर शाह सूरी ने बल्कि इसको और क्या कहा, आत्मसमर्पण करने के लिए उससे कहा। बट शेर शाह प्लीडेड सबमिशन, यानी कि उसको ही आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन हुमायूं उससे अटैक तो नहीं कर पाया, उस युद्ध को जीत तो नहीं पाया, और वहाँ से वापस लौट आया, अपने वापस आगरा लौट आया, विदाउट एक्चुअली कॉन्करिंग दी किंगडम ऑफ शेर शाह। यानी कि शेर शाह सूरी का जो किंगडम थी, राजधानी थी, राज्य था, उसको बिना जीते ही यह हुमायूं वापस अपने आगरा आ गया। और इस प्रकार से यहाँ से बिना ही कुछ हाथ लिए हुमायूं अपने वापस आ गया, बिना कुछ युद्ध किए। शेर शाह टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड एंड स्ट्रेंथन हिज आर्मी विच ही लेटर यूज टू अटैक हुमायूं। अर्थात अब यहाँ पे हुमायूं पर उस शेर शाह सूरी को एक चांस मिल गया, एक अवसर मिल गया, और इस प्रकार से शेर शाह सूरी ने हुमायूं की जो सेना थी, आर्मी थी, उस पर अटैक कर दिया, और वहाँ पर पुनः जो अपना शासनकाल इसने इस्टेब्लिश कर दिया। इस प्रकार से हुमायूं को यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा, और हुमायूं ने अपना एक साम्राज्य एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि जो कि अफगान का रूलर था, उसने आकर यहाँ पर अपना शासन साम्राज्य इस्टेब्लिश कर दिया। तो इस प्रकार से हुमायूं को वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से निकलना पड़ा, फरार होना पड़ा, वहाँ से आगे निकलना पड़ा। तो हुमायूं वेंचर, अब इसके बाद क्या हुआ, हुमायूं वेंचर्ड साउथवर्ड एंड स्टार्टेड अटैकिंग द किंगडम ऑफ टुवार्ड्स गुजरात। अब वहाँ से निकलने के बाद हुमायूं ने क्या किया, जो दक्षिण भारत की ओर हमारी जो
किंगडम थी, जो राज्य थे, उनकी ओर रुख किया। जैसे कि गुजरात हुआ, ही अटैक टू किंगडम ऑफ बहादुर शाह इन 1534 एंड कैप्चर्ड टेरिटरीज इन गुजरात एंड मालवा। वहाँ पर उसने बहादुर शाह के शासनकाल पर उसने कब्जा कर लिया 1534 को, एंड कैप्चर टेरिटरी इन दी गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा की जो टेरिटरी थी, जो क्षेत्र था, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इस प्रकार से इन दी मीन वाइल टाइम शेर शाह ऑफ बिहार अटैक्ड बंगाल एंड दिस न्यूज़ और अलार्म्ड हुमायूं। फिर उसी समय क्या हुआ, जो शेर शाह जो रूलर जो इससे आया था यहाँ पर हुमायूं से जो छीना, उसने अब जो बंगाल की ओर रुख कर दिया, जहाँ पर कभी बाबर ने अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश किया था। अब शेर शाह सूरी ने उसकी ओर रुख किया और इससे हुमायूं की जो और चिंताएं थी वो बढ़ गई। एंड केम बैक, इस प्रकार से जो अलार्म हुआ, एंड ही केम बैक टू, जैसे ही उसको हुमायूं को मालूम हुआ कि शेर शाह सूरी जो है अब बंगाल की ओर रुख कर रहा है, तो इसलिए उसने पहले ही वहाँ से आगरा की ओर रिटर्न कर लिया। केम बैक टू आगरा एंड अगेन मूव्ड ईस्ट टू फाइट टू वार विद शेर शाह। और वह जो भारत के पूर्वी भाग में जाकर के आगरा से निकलने के बाद शेर शाह के साथ उसने एक युद्ध शुरू किया। हाउएवर उसका ड्यू टू दी कॉन्स्पिरेसी बाय हिज ओन ब्रदर ही डिड नॉट सक्सीडेड। लेकिन इस युद्ध में शेर शाह के साथ जो है हुमायूं विजय हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि इसके जो ब्रदर थे वो हमेशा इससे जीलेसी करते थे और घृणा करते थे, उसके षड्यंत्र रचते रहते थे, जिस कारणों से हुमायूं को इस युद्ध में शेर शाह के साथ जो है पराजय का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से हुमायूं यहाँ पर हार गया, परास्त हो गया। Thereafter in 1539 and 1540 हुमायूं लॉस्ट, इस प्रकार से अपना जो साम्राज्य था वो 1539 को और 40 के बीच में उसने अपना साम्राज्य फिर से खो दिया। शेर शाह इन दी बैटल ऑफ द चौसा एंड कन्नौज, शेर शाह के साथ जो बैटल ऑफ चौसा का और जो कन्नौज का जो युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं का पूरा साम्राज्य इस प्रकार से जो है शेर शाह के हाथ में चला गया। यानी कि साम्राज्य यहाँ से जो है मुगल साम्राज्य वो ख़त्म हो गया इस प्रकार से, यानी कि यहाँ से शेर शाह का साम्राज्य वो शुरू हो गया। तो हुमायूं को इसने पूरी तरह से परास्त कर दिया और शेर शाह ने अपना जो साम्राज्य यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया। तो दिस डिफीट मेड हिम फ्ली टू ईरान एंड शेर शाह टुक ओवर द रीजन ऑफ हिज किंगडम। इस प्रकार से यहाँ से हुमायूं को एक मौका मिल गया जो कि ईरान की ओर वहाँ से फरार हो गया। यहाँ पर हारने के बाद, परास्त होने के बाद हुमायूं ईरान की ओर यहाँ से फरार हो गया, निकल गया, और शेर शाह को यहाँ पर पूरी किंगडम पर राज्य करने का एक अवसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य यहाँ पर कुछ समय के लिए 15 ईयर्स के लिए बैन हो गया, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और यहाँ से शेर शाह का शासनकाल शुरू हो गया। तो 15 ईयर्स तक यहाँ पर भारत में जो है शेर शाह ने फिर रूल किया। और इस रूल के दौरान में क्या हुआ, हुमायूं स्ट्रगल जो लगभग आगे जो है हुमायूं स्ट्रगल्ड फॉर 15 ईयर्स एंड गॉट सपोर्ट ऑफ पेरिशियन रूलर एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555। और इस प्रकार से जो है 15 वर्ष तक जो है हुमायूं संघर्ष करता रहा और जो पेर्शिया के जो रूलर थे उनसे सपोर्ट ली और फिर से दिल्ली की ओर उसने रुख किया, जो कि उसने 1555 को उसने फिर से तुरंत अपना जो है शेर शाह की जो मृत्यु हो जाती है और उसने फिर दिल्ली की ओर रुख किया, और उस प्रकार से फिर शेर शाह का जो शासनकाल था वो फिर उसने हासिल कर लिया। और इस प्रकार से फिर से आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह की मृत्यु के बाद जो है एक चांस हुमायूं को मिल जाता है, जिससे अपना वो फिर से जो खोया हुआ साम्राज्य थे वो फिर वापस ले पाया, और इस प्रकार से फिर से री इस्टेब्लिश हो जाता है यहाँ से मुगल साम्राज्य। अब यहाँ से क्या होता है, हुमायूं फिर 1 वर्ष के लिए शासनकाल करता है, यानी कि 1505 से लेकर के 1556 तक यहाँ पर जो है वो फिर रूल करता है। तो इस प्रकार से जो है हुमायूं ने एक कड़ा संघर्ष किया अपने जीवन काल में। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ही डाइड इन 1556 आफ्टर सफरिंग इंजरीज ऑफ स्लीपिंग डाउन फ्रॉम स्टेयर्स इन हिज क्वार्टर्स। अर्थात हुमायूं की जो मृत्यु हुई वो सीढ़ियों से फिसलकर हुई। सीढ़ियों से फिसलने के कारण जो है ये गंभीर रूप से घायल हो गया, और गंभीर घायल होने के कारण जो है यहाँ से हुमायूं जो है फिर बिस्तर से नहीं उठ पाया, और इस प्रकार से हुमायूं की जो है 1556 को जो है हुमायूं की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, हुमायूं का जो बेटा होता है
अकबर, जिसका शासनकाल जो सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है, जिसने 49 ईयर्स तक भारत पर रूल किया, यानी कि दो रूलर्स थे मुगल अंपायर के, औरंगजेब और द ग्रेट अकबर, जिन्होंने 49 ईयर्स तक जो भारत पर रूल किया एज ए मुगल अंपायर के रूप में, मुगल साम्राज्य के रूप में। तो ये इसीलिए सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है। अब हुमायूं की डेथ के बाद, मृत्यु के बाद जो है केवल 13 ईयर्स की एज में अकबर को शासनकाल सौंप दिया गया। यानी कि शासनकाल जो है हुमायूं को लगने लगा था, जैसे ही वो इंजर्ड हुआ तो उसको लगने लगा था कि कहीं वह अब जीवित नहीं रह पाएगा। इस कारण से उसने जो है अपना साम्राज्य जो है अकबर के हाथ में दे दिया, और थोड़ी सी छोटी सी उम्र में अकबर को क्या हुआ, दिल्ली का साम्राज्य घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट अबाउट अकबर। अब हम अकबर के शासनकाल के बारे में जानेंगे। अकबर जो कि भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ा महान रूलर कहा जाता है, सबसे महान रूलर शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके बारे में बहुत से तथ्य हैं जो भारतीय इतिहास जो है हमें बताता है। अकबर एक महत्वाकांक्षी, बहुत ही पावरफुल किंग रहा, जिसने बहुत सारे साम्राज्यों को जीता, बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंडर में किया। इसके बारे में हम जानेंगे। केवल 13 ईयर्स की एज में ही अकबर को जो सिंहासन पर बैठना पड़ा, क्योंकि जो हुमायूं की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले हुमायूं ने क्या हुआ, अपने सिंहासन पर बैठाने के बाद अकबर को इसका एक गार्जियंस बना दिया, जो कि उसका हुमायूं का सबसे वफादार गवर्नर हुआ करता था, जिसको बैरम खां के नाम से जानते हैं। तो बैरम खां को उसने अपना इसका अकबर का गार्जियंस के रूप में अपॉइंट कर दिया। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का गार्जियंस के रूप में इसको अपॉइंट कर दिया, जो कि एक ट्यूटर का भी कार्य करेगा, अर्थात इसको मार्ग दिखलाएगा, क्योंकि अकबर की आयु उस वक्त इतनी नहीं थी, इतना सिंसियर नहीं था जो कि शासनकाल को वह संभाल पाता। इस पर्पज से बैरम खां जो उसकी किंगडम का, उसकी राजधानी का, राज्य साम्राज्य का वफादार व्यक्ति था, और इसलिए उसने उसको हुमायूं ने इसके अंडर में, इसकी आइज में इसको सौंप दिया। तो इस प्रकार से हुमायूं की तो डेथ हो जाती है, और इस प्रकार से बैरम खां के अंडर में जो है अकबर ने ये साम्राज्य 13 ईयर्स की एज में जो है साम्राज्य को संभाला, और 13 वर्ष की अवस्था में केवल यह सिंहासन पर बैठा, और इसी अवस्था में उसने कई जो है राज्यों को जीता इसी के शासनकाल में, क्योंकि इसी शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं, इंसिडेंट हुई। इस शासनकाल में अकबर को क्यों ग्रेट कहा जाता है, लेट्स नो स्टूडेंट, आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि अकबर ग्रेट क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये भारत इतिहास का एक गौरवान्वित व्यक्ति माना जाता है मुगल साम्राज्य का। तो अकबर जो कि इसका रियल नाम था अकबर, हुज एक्चुअल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसका सही जो नाम था, रियल में जो नाम इसका था, एक्चुअल जो वास्तविक जो नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद था, वाज द सन ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं का बेटा। ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकेम किंग, जब यह राजा बना तो केवल 13 वर्ष की आयु का ही था। हुमायूं हैड अपॉइंटेड बैरम खां as his tutor, and after Humayun's death he also became Akbar's guardians and started to look after affair of the administration। और इस प्रकार से हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है बैरम खां ने पूरा जो साम्राज्य था वो उसको संभाला, और जो है अकबर को सिंहासन पर बैठाने के बाद बैरम खां ने उसके पूरे गार्जियन के रूप में उसने सारे कार्य किए, और उसने जो पूरे साम्राज्य की जो देख रेख की बैरम खां ने, और एज ए गार्जियन के रूप में बैरम खां ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अकबर के साम्राज्य को आगे एक्सटेंड करने के लिए, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए बैरम खां का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इन दी मुगल साम्राज्य, मुगल अंपायर में। बैरम खां का अकबर को आगे एक्सटेंड करने के लिए एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अकबर असेंडेड द थ्रोन व्हेन द पोजीशन ऑफ द मुगल्स वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जब अकबर सिंहासन पर बैठा तब क्या था, भारत की उसकी जो साम्राज्य की स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड रूलर्स आदिल शाह कैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड आगरा आफ्टर डिफीटिंग मुगल्स गवर्नर ऑफ दिल्ली। अर्थात इसी दौरान में क्या हुआ, हेमू एक आ जाता जो कि अफगान का कमांडर था। हेमू ने आकर के दिल्ली की जो सल्तनत थी, जो रूलर थे, उन पर अटैक किया और वहाँ से जो मुगल साम्राज्य के जो रूलर थे उनको परास्त कर दिया हेमू ने। ये हेमू एक और टर्निंग पॉइंट रहा है यहाँ से
इसके जो कुछ रूलर्स थे, जो कुछ जैसे आदिल शाह था, जो दिल्ली का शासक था उस वक्त, तो उसको कैप्चर कर लिया। और इसके बाद आगरा की ओर उसने रुख किया हेमू ने, और वहाँ का जो मुग़ल रूलर था, जो गवर्नर ऑफ दिल्ली का था, मुग़ल को वहाँ से उसको डिफीट करा। और इस प्रकार से क्या हुआ, हेमू ने उसके साम्राज्य की ओर अपने पैर फैला दिए, यानी साम्राज्य पर कंट्रोल कर लिया। इस प्रकार टोडी बैग जो उस वक्त दिल्ली का गवर्नर था, जैसे 10 इस प्रकार हेमू कैप्चर अकबर्स किंगडम एंड एक्वायर्ड द टाइटल विक्रमादित्य। इस प्रकार से क्या हुआ, अकबर के शासनकाल को उसने अकबर के साम्राज्य को लगभग कवर ही कर लिया, कंट्रोल कर लिया, यानी कि इस पर अपनी हुकूमत जमा दी हेमू ने। हेमू एक टर्निंग पॉइंट रहा अकबर के शासनकाल में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब बैरम खां, यहाँ से एक और टर्न पॉइंट बनता है। बैरम खान ने डिसाइडेड किया टू फेस हेमू एंड द इस प्रकार बिगेन टू मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अर्थात बैरम खां अब जो कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और अकबर के शासनकाल की जो साम्राज्य हेमू ने हड़पा था, जो जीता था, उस साम्राज्य को छुड़ाने के लिए उसने भरसक प्रयास की। और इस प्रकार से हेमू की जो आर्मी थी, सेना थी, उसको इन पानीपत के युद्ध में ए वार वाज फॉट इन पानीपत इन 1556 इन विच हेमू वाज डिफीटेड, जिसको बैरम खां की आर्मी और अकबर की आर्मी के द्वारा उसको परास्त कर दिया। यानी कि हेमू की जो आर्मी थी यहाँ पर आकर के जो है परास्त हो गई, हार गई, पराजय हासिल हुई। और इस प्रकार से जो है अकबर का जो साम्राज्य था ये बच गया, और इस प्रकार से फिर से जो है ये रीबिल्ड अप हो गया, यानी कि दोबारा से फिर से पुनः खड़ा हो गया। इस प्रकार से अकबर का शासनकाल फिर से पुनः खड़ा हो गया हेमू की पराजय के साथ ही। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि भारत में इसने किस प्रकार से अपना साम्राज्य फैलाया, और किस प्रकार से कहाँ कहाँ तक इसने साम्राज्य को जो है एक्सटेंड किया। तो आफ्टर हैविंग एस्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली इन ईयर 1560, तो 1560 ईस्वी को दिल्ली का अपने आप को सिंहासन पर बैठाने के बाद अकबर बिगन टू एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, यानी कि 1560 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति पॉलिसी स्टार्ट की, यानी कि साम्राज्य को और विस्तार रूप देना शुरू किया। तो क्या होता है, इसने कहाँ कहाँ तक अपने जो साम्राज्य को बढ़ाया, ग्वालियर, अजमेर, मालवा, उड़ीसा, कंधार, काबुल, बंगाल और कांडेज, बेरार एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर, कश्मीर वाज आल्सो एनेक्स्ड। तो इस प्रकार से अकबर ने भारत के जो बहुत सारे हिस्सों पर, नॉट ओनली इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया से भी बाहर के साम्राज्यों को भी इसने अपने अधीन में ले लिया। इस प्रकार से भारत के नहीं बल्कि अड़ोसी पड़ोसी के जितने भी राज्य थे सबको भारत उसने विजय हासिल की, इसलिए अकबर को ग्रेट अकबर के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, इन दिस वे अकबर expanses his empire in India. Akbar's empire extended from Bengal in east to Afghanistan in the west and Vindhyas in south to Himalaya in the north। इस प्रकार से अकबर का साम्राज्य क्या हुआ, बंगाल से लेकर ईस्ट और अफगानिस्तान वेस्ट तक, और विंध्या जो कि हिमालय दक्षिण से लेकर के हिमालय उत्तर तक जो है, दक्षिण से लेकर के उत्तर हिमालय तक इसने अपना साम्राज्य एक्सटेंड कर दिया, साम्राज्य फैलाते हो। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का ये सबसे बड़ा शासक कहा जाता है, इसलिए इसको एक ग्रेट अकबर के नाम से इसको जाना जाता है। एंड नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज अकबर्स राजपूत पॉलिसी। अब अकबर राजपूत पॉलिसी क्या है? अकबर एक कुशल शासक तो था ही था, इसके साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। तो इस प्रकार से इसने क्या हुआ, राजपूत जो थे इनका भी साउथ की ओर जो है काफ़ी दबदबा था, काफ़ी इनका बढ़चढ़ साम्राज्य फैला हुआ था। तो अब क्या हुआ, राजपूतों को इसने क्या हुआ, अकबर ने एक पॉलिसी, एक नीति तैयार की जिससे कि इनके साथ एक मित्र भाव रखा जाए और इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए। यानी कि इसकी एक पॉलिसी इसके पीछे रही
क्योंकि ये चाहता था कि जो राजपूत जो लोग थे वो अपनी वीरता के लिए और अपने साहस के लिए जाने जाते थे। तो इसलिए उसने इनके समक्ष एक प्रपोजल रखा, एक समर्थन रखा कि वो उनके लोगों को, जो भी राजपूत लोग थे, उनको एक उच्च सम्मान देगा अपनी सेना में और अच्छे पदों पर उनको रखेगा और उनके साथ जो एक मित्र भाव बना करके रखेगा। तो एक प्रपोजल, एक पॉलिसी राजपूतों के साथ इसने यहाँ पर खेलता है, तो इसलिए इसको एक कुशल शासक कहा जाता है। तो राजपूतों के साथ इसने एक पॉलिसी तय की जिसमें राजपूतों को अपनी आर्मी में, सेना में मिलाना था और उनको उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार रखना था जो कि एज ए मित्र, एज ए एक फ्रेंड के रूप में होता है, एज ए फ्रेंड के साथ होता है। तो इस प्रकार से जो अकबर रियलाइज्ड दैट राजपूत वर ए मार्टियल रेस हु वर लॉयल एंड ब्रेव, यानी कि मॉडल होते हैं एक जो नहीं अपनी अपनी धरती के लिए मर मिटने वाले, अपनी वीरता के लिए, अपने शौर्य के लिए जो है अकबर, ये राजपूत जो थे जाने जाते थे, यानी कि वीर और वीरता के लिए और अपने साहस के लिए ये राजपूत जाने जाते थे। तो ही फेल्ट दैट ही कुड गुड सोल्जर्स फ्रॉम दैम फॉर हिज आर्मी, यानी कि वह समझता था, अकबर ये जानता था कि इस अपनी सेना में, अपनी आर्मी में जो है इन राजपूतों को भर्ती रखेगा जो कि एक कुशल आर्मी और सेना को मेंटेन कर पाएगा। तो इसलिए उसने एक ऑफर रखा इनके समक्ष और देयरफॉर इसीलिए ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स देम, यानी कि उनके समक्ष एक मित्रता की नीति रखी, यानी कि मित्रता का हाथ बढ़ाया। अकबर टुक मेजर टू सिक्योर कोऑपरेशन राजपूत और बाय फॉलोइंग पॉलिसी फ्रेंडशिप एज ए मैरिज अलायंस। इसके साथ साथ ये तो समझौता किया ही किया अकबर ने राजपूतों के साथ कि वह उनके साथ मित्र भाव रखिएगा, उसके साथ साथ जैसे मैरिज होती है, शादी विवाह होते हैं, वो भी इस प्रकार का अलायंस भी इनके साथ, समझौते के साथ साथ इसके साथ जुड़ा। तो बट ही गेव अप द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड ट्रीटेड देम लाइक ए फ्रेंडशिप, लेकिन उसने सारी पॉलिसी को भुला करके केवल जो मित्रता की जो पॉलिसी थी, उसकी नीति थी, उसी को अपनाया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अकबर ने जो है एक अच्छा राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, एक नीति वाला जिसको पॉलिसी जो इशू करता है वो एक कुशल व्यक्ति था। आइए इसके बारे में जानते हैं कि अब अकबर जो है महाराणा प्रताप राजपूतों के साथ इसका क्या व्यवहार रहा, कैसे इसने ट्रीटेड किया इनके साथ। तो अकबर मैरिड, अकबर का जो विवाह हुआ वो जो है अम्बेर के राजा बिहारी मल की पुत्री से इसका विवाह हुआ और इसके बाद इसके एक बेटा हुआ जहांगीर और इसकी एक बेटी रही भगवान दास, यानी कि इसका एक बेटा और एक बेटी भगवान दास, बेटा यानी कि जहांगीर और पुत्री भगवान दास हुई। और इस प्रकार से जो है इसकी जो एक फैमिली, यानी कि इसका जो जनरेशन थी ये फिर से आगे एक्सटेंड होने लगी, अर्थात इस जो जहांगीर था ये नेक्स्ट इसका सक्सेसर बना। और डॉटर जो कि ही वाज आल्सो गॉट हिज नेम जहांगीर, मैरिड टू द डॉटर ऑफ भगवान दास। अकबर अपॉइंटेड राजपूत इन हाई पोजीशन इन द हिज कोर्ट, अर्थात इस प्रकार से जो राजपूतों के साथ जो इसने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जो लाया था मित्रता वाली, तो वो पॉलिसी इसने राजपूतों के साथ अपनाई और राजपूतों को अपने कोर्ट में, अपने दरबार में क्या एक उच्च स्थान दिया, अच्छे पदों पर उनको नियुक्त किया गया। यानी कि राजा टोडरमल जो कि राजपूत ही था, वाज द रिवेन्यू मिनिस्टर, उसको रिवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया, अर्थात जो कर वसूलते हैं, अर्थात जो कर जो जिससे कि सरकार साम्राज्य चलते हैं, वो रेवेन्यू मंत्रालय से उसको सौंपा गया राजा टोडरमल को। एंड राजा मानसिंह वाज आल्सो हिज क्लोज कॉन्फिडेंट एंड मिलिट्री कमांडर, जो कि उसका एक सबसे वफादार व्यक्ति माना जाता था राजा मानसिंह को। उसने अपनी आर्मी की जिम्मेदारी, अपना आर्मी का मिलिट्री कमांडर उसको बनाया गया। ही ग्रांटेड रिलीजियस इंडिपेंडेंस टू द राजपूत, इस प्रकार से जो उसने पूरी अथॉरिटी, स्वतंत्रता राजपूतों को प्रदान कर रखी थी अपने साम्राज्य में। ऑल राजपूत हु सबमिटेड टू हिम आफ्टर फाइटिंग वर आल्सो गिवन रेस्पेक्ट एंड ऑनर्ड बाय हिम, अर्थात जो राजपूत उसके शासन काल में जिन्होंने जो अपनी वीरता के जो कार्य शौर्य जो दिखलाई, वो उनकी सराहना करता था और उनकी प्रशंसा भी करता था। और पूरी तरह से अकबर क्या ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा सराहना और बहादुरी के लिए उनका सम्मान करता था। तो इस प्रकार से अकबर एक बहुत ही कुशल शासक था। तो राजपूतों को उसने पूर्ण सम्मान दिया और उनकी वीरता का वह लोहा मानता था। इसके बाद क्या हुआ,
Akbar was successful in winning the support of Rajput chief, but some of them were suspicious of his intention and refused to accept his domination. अर्थात अकबर पूरी तरह से सफल तो रहा, लेकिन कुछ जो राजपूत थे वो पूर्ण रूप से उस पर जो विश्वास नहीं कर पाए, यानी कि उन्हें कुछ राजपूतों को अकबर की जो पॉलिसियाँ थी उन पर विश्वास नहीं हुआ और उनको संदेह होने लगा। और राजपूत के जो उनके जो अकबर की जो इंटेंशन थी, जो इरादे थे, वो उनको क्या नाम गलत साबित होने लगे। राजपूतों के माइंड में कहीं ना कहीं संदेह पड़ गया कि कहीं ना कहीं जो राजपूतों का जो है पतन होने वाला है, या पतन हो सकता है कि अकबर, ये मुगल साम्राज्य, कहीं ना कहीं राजपूतों का जो नाम है ये ख़त्म हो जाएगा। अमंग दैम वाज फेमस महाराणा प्रताप, द रूलर ऑफ मेवाड़, हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ओवर लीडरशिप ऑफ अकबर। अर्थात इनमें से जो राजपूतों का जो सबसे बड़ा महायोद्धा जिसको कहा जाता है महाराणा प्रताप, जिसने मुगलों की सेना को अपने बल पर, अकेले बल पर ही जिसने लोहे के चने चबाए, यानी एक कड़ी टक्कर दी। तो महाराणा प्रताप ने जो है इस प्रकार से अकबर की जो ये फ्रेंडशिप पॉलिसी थी, ये लॉर्डशिप उसने जो स्वीकार नहीं की, और इस प्रकार से अकबर सेंट मैनी एम्बेसडर टू प्रेसिडेंट्स महाराणा प्रताप टू एक्सेप्ट हिज सॉवरेनिटी, बट महाराणा प्रताप कंसिडर दिस एक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन। अर्थात अकबर ने कई प्रस्ताव और महाराणा प्रताप के सामने समक्ष भेजे कि वो अपने आप को हमारे साथ जोड़ ले, लेकिन महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने जो है अकबर की जो सॉवरेनिटी थी, उसकी जो भी दया दृष्टि थी, उसकी जो भी भाईचारा, जो भी वो उसके पर दिखला रहा था, उसने उसके स्वाभिमान ने उसको स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार से जो है अकबर की आर्मी के, अकबर के जो मुगल साम्राज्य के अगेंस्ट खड़ा हो गया, अकेला ही महाराणा प्रताप। तो अब महाराणा प्रताप जो है एक वीर राजपुत्र थे, जिसको आज हमारा समाज जो है, देश जो है, एज एक वीर महाराणा प्रताप के नाम से इसको जाना जाता है। तो मुगलों की साम्राज्य को जो अकेले ही राजपूत ने अकेले टक्कर दी। महाराणा प्रताप एक ऐसा मात्र व्यक्ति था जिसने मुगलों की आर्मी को, सेना को अकेले ही इसने टक्कर दी। बहुत व्यक्ति बहादुर, ये राजपूत बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे। तो इन कारणों से जो महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वावलंबी होने के कारण जो है अकबर की जो है महानता को उसको स्वीकार नहीं किया, और इस प्रकार से ही बीइंग प्राउड राजपूत, यानी कि उसने अपने आप पर, राजपूत होने पर उसने अधिक गर्व महसूस किया। एंड रिफ्यूज टू हाउ टू डाउन द अनदर किंग, अर्थात उसने दूसरे राजा के समक्ष झुकने से अच्छा एक मृत्यु को गले लगाना ज़्यादा बेहतर समझा, अर्थात उसके समक्ष खड़ा होना, अगेंस्ट होना ज़्यादा बेहतर समझा। तो महाराणा प्रताप ने उसकी जो जीते जी जो है, उसकी जो पॉलिसियाँ थी, उसकी जो फ्रेंडशिप थी, उसकी जो सॉवरेनिटी थी, उसको स्वीकार नहीं किया और वह उसके अगेंस्ट रहा। तो इस प्रकार से जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है एक कठिन संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, जिसको हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में, भारतीय मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। महाराणा प्रताप और यह अकबर का जो बैटल है, ये एक फायरस भयंकर बैटल माना जाता है तो मुगल साम्राज्य का। तो इस प्रकार से दीज रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वर नन फॉर देयर ब्रेवरी एंड अगेंस्ट राजपूत वर आल्सो वर वेरी लॉयल एंड ब्रेव, जो कि मुगल साम्राज्य के सामने जो राजपूत थे अपनी बहादुरी, अपनी वीरता के लिए जो जाने जाते थे, साहस के लिए जाने जाते थे। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप क्या था, महाराणा प्रताप जो है अकबर की सेना के सामने हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान में जो है आकर के डट जाता है। तो इस प्रकार से अकबर की जो ग्रेटनेस थी, तो हमेशा जो इसने जो व्यक्ति पावरफुल होते थे या जो व्यक्ति बहादुर होते थे उनका वह सम्मान करता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उस सम्मान को एक्सेप्ट नहीं किया। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी having failed to persuade of Maharana Pratap into the meek surrender to sovereignty, Akbar sent his force under his military commander Man Singh to crush Maharana Pratap। इस प्रकार से अकबर ने जब मान लिया कि महाराणा प्रताप अपने आप को सरेंडर उसके समक्ष सरेंडर नहीं करेगा,
वह अपनी सॉवरेनिटी को नहीं झुकाएगा। तो अकबर ने हार कर क्या हुआ, अपनी ही जो राजपूतों का जो कमांडर था मान सिंह, जो राजपूत कमांडर था, उसने महाराणा प्रताप को के अगेंस्ट, यानी कि राजपूतों की अगेंस्ट उसको खड़ा कर दिया अकबर ने। और इस प्रकार से राजा मान सिंह जो था महाराणा प्रताप की आर्मी को, महाराणा प्रताप की सेना को क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए जो था, उसके समक्ष अपनी सेना को लेकर के पानीपत हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान में पहुंच गया। दिस लीड टू द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच टुक प्लेस इन 1576, जो कि एक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा भयंकर, सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, फेमस युद्ध माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध, जो कि 1576 यानी 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी के मैदान में राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच होता है, जो कि राजा मान सिंह जो अकबर की साइड से फाइट कर रहा था, युद्ध लड़ता है। तो महाराणा प्रताप हैड मच स्मॉलर आर्मी एज कंपेयर एज द अकबर, यानी कि महाराणा प्रताप के पास केवल कुछ ही सेना थी, आर्मी कम थी, लेकिन महाराजा मान सिंह यानी कि जो अकबर की आर्मी थी उसकी अपेक्षा महाराणा प्रताप के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। ही नियरली हैड अबाउट 3000 हॉर्स cavalry which has easily outnumbers by the force of अकबर, अर्थात केवल 3000 ही हाथी घोड़ों के साथ ही वह केवल युद्ध में मैदान में खड़ा हुआ, जो कि अकबर की फोर्स के पास बहुत ज़्यादा तादाद थी। Despite the numbers being against him, महाराणा प्रताप took on enemy with great valor, अर्थात इतनी बड़ी सेना के होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपने साहस और बल के बुते पर जो इस युद्ध में वह डट गया। और ए फायर्स बैटल टुक प्लेस विच महाराणा प्रताप वाज वाउंडेड, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हुआ, जख्मी हो गए, घायल हो गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने साहस, अपने शौर्य को, अपने वीरता को उसने नहीं छोड़ा। और इस प्रकार से यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पास एक हॉर्स होता था जिसका नाम चेतक था, जो कि उसके हर समय जो यदि उसको लगता था कि उसकी जो घुड़सवार है वो अगर खतरे में है तो उसकी रक्षा करता था। चेतक हमेशा जो उसकी रक्षा करता है, इस पर पोएम भी बनी हुई है चेतक पर। स्टूडेंट जो है ऑलरेडी रिसाइटेड दिस पोएम ऑफ द हॉर्स ऑफ चेतक, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसकी कहानी आप लोगों ने, उसकी पोएम कविता आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कंठित की होंगी। तो महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी और इस प्रकार से इस युद्ध में क्या हुआ, महाराणा प्रताप बुरी तरह से जख्मी हो गए, घायल हो गए। और वहाँ से क्या हुआ, इनको जो इनका जो हॉर्स था, घोड़ा था, इसने चेतक ने इसकी जान बचाई, यहाँ से रक्षा की। ही फॉट ब्रेवली बट अल्टीमेटली ही वाज सराउंडेड बाय मुगल फोर्स, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, मुगल साम्राज्य द्वारा, मुगल सेना के द्वारा उसको घेर लिया गया, क्योंकि महाराणा प्रताप पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, घायल हो चुके थे। हिज फोर्स इंश्योर्ड हिज सेफ एस्केप दैट हिज कुड फाइट अनदर डे, यानी कि उसकी फोर्स उसको बचाने में सफल रही और यहाँ से हल्दी घाटी के युद्ध से महाराणा प्रताप को जो बचा करके यहाँ से ले गई। तो महाराणा प्रताप, दिस इज़ द रीजन ऑफ मुग़ल साम्राज्य, अकबर का जो साम्राज्य था, जो हमारे लगभग नॉर्थ वेस्ट के रीजन को कवर किए हुए था। लार्ज एम्पायर, महाराणा प्रताप vowed that he would not rest आफ्टर दिस सेटबैक, अर्थात महाराणा प्रताप ने कसम खाई हुई थी, प्रतिज्ञा ली थी कि वह जब तक अपने इनसे जो है क्या नाम, अपना जो इनके आगे सिर नहीं झुकाएगा, अपनी वीरता इनके साथ जो टक्कर लेता रहेगा, जब तक वह उसके अंदर प्राण रहेंगे, जीवित रहेगा। तो ही टुक एन ओथ दैट ही वुड नॉट स्लीप ऑन ए बेड, ईट ओनली लीव्स एंड फ्रूट्स एंड नॉट यूज यूटेंसिल, अर्थात इस युद्ध में जख्मी होने के बाद महाराणा प्रताप ने क्या एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह इन्हें परास्त नहीं करता मुगलों की सेना को, तब तक ना तो वह बिस्तर पर सोएगा और ना ही वह किसी थाली में भोजन करेगा, अर्थात वह नीचे ही सोएगा और पत्तों पर भोजन करेगा और फल फ्रूट ही खाएगा। तो इस प्रकार से कई वर्षों तक जो है महाराणा प्रताप को वनों में, जंगलों में व्यतीत करने पड़े। उसके बच्चे भी वहाँ पर, जो उसकी फैमिली थी महाराणा प्रताप की, वो भी भूखे मरने पड़ी, भूखे रहना पड़ा। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने एक हार्ड स्ट्रगल किया
टू अगेंस्ट दी मुगल अंपायर, यानी अकबर की सेना के समक्ष महाराणा प्रताप ने एक कीर्ति स्थापित की जो कि आज भी उसकी वीरता के लिए जानी जाती है। एंड यूज यूटेंसिल ऑल ऑफ दिस शो हिज ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू लीव बिहाइंड अ लाइफ ऑफ लग्जरी ऑफ सेक ऑफ हिज प्राइड, यानी अपने अभिमान को, स्वाभिमान को बचाने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे सुख ऐशो आराम त्याग दिए। ही लिव थ्रू टफ लाइफ इन द रेविनेंस ऑफ मेवाड़ रीजन्स एंड adopted guerrilla tactics so as to hit at Mughals wherever they were weak, अर्थात जंगलों में रह करके छिप करके महाराणा प्रताप ने क्या किया, एक गोरिल्ला टैक्टिक होती है युद्ध में जीतने की, गोरिल्ला एक छापा मारा होता है जो कि मतलब एक आर्मी होती है, मतलब आर्मी एक ये ट्रिक हो लेती है जो युद्ध में जीतने के लिए जो है डिफरेंट पीपल जो इसको अडॉप्ट करते हैं। गोरिल्ला एक छापेमारी को कहा जाता है जिसमें चोरी छिपे से जो है दूसरे आर्मी पर, जो अगेंस्ट आर्मी होती है इसके ऊपर विपक्ष जो समक्ष होता है उस पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। तो इस प्रकार से मुगल ने एक पॉलिसी तैयार की जिसको गोरिल्ला टैक्टिक्स के नाम से जाना गया। वेयर एवर दे वर वीक, जहाँ से वे कमज़ोर पड़ सकें। महाराणा प्रताप कंटिन्यू टू फाइट एंड कैप्चर बैक आर मैनी पार्ट्स ऑफ हिज टेरिटरीज लाइक कुंभलगढ़ एंड एरिया नियर चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से क्या हुआ, महाराणा प्रताप जो है कंटिन्यू जो मुगलों की आर्मी के साथ, सेना के साथ फाइट करता रहा, लड़ता रहा, और इस प्रकार से क्या हुआ, उसने जो अपना जो रीजन था, जो टेरिटरीज थी, उसके जो क्षेत्र थे, उन पर उसने क्या हुआ फिर से कैप्चर कर लिया, उन पर दोबारा से अपनी विजय हासिल की। महाराणा प्रताप इस प्रकार से अपने जीते जी जो है मुगल साम्राज्य के सामने जो है झुका नहीं, और उसने अपने क्षेत्र को, अपने टेरिटरीज को फिर से वापस कर लिया। जैसे कि कुंभलगढ़ था जो एरिया नियर दी चित्तौड़गढ़ पर उसने अपना पुनः शासन इस्टेब्लिश कर पाया महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप एक ब्रेव पर्सन के नाम से जाता है, राजपूत बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दी वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली अबाउट टू रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, अबाउट हुमायूं एंड अकबर। तो अभी क्या है, अकबर का जो शासन काल है ये बहुत लंबा चलेगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, इसके कुछ ही पॉइंट पर डिस्कस कर पाए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट एंड कल्चर। अब हम इसके बारे में जो जानेंगे, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, और उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और उसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। इन दी नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट मोर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि जो मुगल साम्राज्य के और जो रूलर रहे। तो नेक्स्ट जो रूलर होगा जहांगीर, जो अकबर का बेटा था, और इसके जहांगीर के बाद शाहजहां, इन रूलर्स के बारे में हम जानेंगे। तो इन दिस वे द मुगल एम्पायर known as a great empire in the Indian history. And student, with the hope this that you are understanding from my way. So thank you and have a nice day.